हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के पार्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स। आप लोग बच्चों जानते हो हेलो एरिन्स की बात हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कोई एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन रिंग पर एक हेलोजन अटैच करके उसे बोलते हैं हेलो एरिन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं क्लोरो बेंजीन की। इसमें बेंजीन हमारी एरोमेटिक रिंग है और उस पर एक हैलोजन है क्या, क्लोरीन। तो इस पर कैसे हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है या कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की फिजिबिलिटी होगी, वो सारी बातें करेंगे हम लोग आज के पार्ट में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पर दोनों की बच्चों कैरेक्टरिस्टिक यानी दोनों की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेंगी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, यानी इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये पॉजिटिव आर यानी प्लस आर इफेक्ट देकर इस पर क्या कर रहा है, माइनस चार्ज इस पूरे रिंग पर डोनेट कर रहा है। तो ऊपर से बच्चों ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, लेकिन हमारा जो माइनस चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पर ड्यू टू द रिजोनेंस यहाँ पर फैल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ये कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव है वो अटैक करेगा। और इसके साथ जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और दूसरा मिलता है हमको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो कैसे काम करता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लोरीनेशन पढ़ सकते हैं, फ्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडोनेशन हो सकता है। उसके साथ साथ हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे, सल्फोनेशन की बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की भी बात करेंगे। तो सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पर मैकेनिज्म शो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों वो कैसे काम करता है, वो कुछ स्टेप्स में काम करता है। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, पहला स्टेप है इस मैकेनिज्म का, वो है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। क्योंकि जब तक बच्चों ई प्लस यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट नहीं होगा तब तक अटैक नहीं हो सकता। तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक नाइट्रेशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रेशन क्या होती है, यहाँ पर अगर हम क्लोरोबेंजीन लें और उसमें HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जनरेट होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होता है, तो HNO3 को हम लोग, नाइट्रिक एसिड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, और एक कंसनट्रेटेड H2SO4 से यहाँ पर हमको मिलने वाला है H+ आयन। तो ये जो H+ आयन है वो इस O के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है और अपना पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर कुछ H2O जैसी स्पीसीज़ बन रही है। तो ये बच्चों पॉजिटिव अब बहुत देर तक कंटेन नहीं करेगी, तो अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके इस पॉजिटिव को डिमिनिश कर देगा और यहाँ पर निकल जाएगा H2O। H2O जब रिलीज़ हो जाएगा तो ये पॉजिटिव कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, N के पास, और इस तरीके की स्पीसीज़ बनेगी, इसको बोलते हैं NO2 पॉजिटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा रिंग पर।
वो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल था नाइट्रेशन के लिए। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, हमारा जब क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl+ बनता है, वो सब हम लोग बात करेंगे कैसे बनता है। ऐसे ही जब हम लोग सल्फोनेशन करते हैं तो HSO3 ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है। एल्काइलेशन करते हैं तो एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ऐसे ही एसाइल अगर ग्रुप हमें जोड़ना होता है तो इस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो सारे के सारे यहाँ पर जो हैं इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का ही होता है। तो सेकंड स्टेप अगर हम लोग देखें तो स्टेप नंबर 2 होता है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर हम लोग बात करें तो वो ज़्यादा बच्चों बेहतर सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ना करके जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पर अटैक करता है। तो कैसे करता है देखते हैं। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, और ये हमारा सपोज कर लेते हैं कोई है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इस तरफ बना देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब ये अगर हमारा रिजोनेंस प्रक्रिया से, रिजोनेंस प्रोसेस से गुजरेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इस पर अटैक करेगा। या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला नेगेटिव चार्ज, वो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो ये हमारा बना लेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ई हमारा अटैच हो जाएगा। इस तरीके की स्पीशीज बना लेगा बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सारे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है, सब लोग जानते हैं, हम लोग इसको मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहें तो एक H हमारा यहाँ पर ऐड है, बाकी यहाँ पर भी सारे H ऐड हैं, लेकिन हम लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे। हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पर एक एक H पहले से मौजूद है। तो इस तरीके की हमारी प्रोसेस या इस तरीके का हमारा जो स्पीसीज है वो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये डिलोकलाइज हो रहा था पूरे रिंग के अंदर, पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डिलोकलाइजेशन है वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 कार्बन बन चुका है, जबकि ये सारे कैसे हैं, sp2 कार्बन है। तो sp3 कार्बन में ऐसा क्या होता है, तो sp3 कार्बन में अगर हम लोग देखें, sp3 कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और ये कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। और एरोमेटिसिटी, यानी जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल, वो वन ऑफ द कंडीशन ये है कि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो कैसा होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। यानी जहाँ पर भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ पर जो प्लेनरिटी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर बच्चों प्लेनरिटी क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है। तो दैट्स वाई एरोमेटिसिटी भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो ये रिजोनेंस है वो केवल इस पार्ट में रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, अब ये जो प्लस चार्ज है वो जब इधर आएगा तो ये जब इस साइड जाएगा तो इस तरीके से ये पॉजिटिव इधर आएगा। अब जब ये इधर इसको मूव करेगा तो अब ये चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें तो केवल इस पार्ट में, यानी यहाँ से यहाँ ये केवल मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और इसको ही बच्चों बोलते हैं क्या,
सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। या फिर हम लोगों ने जब बेंजीन की बात करी थी, जब हम लोगों ने केवल यहाँ क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे थे और वहाँ पर जब हम लोगों ने बेंजीन की बात करी थी तो इसको बोला था एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, एरिनियम आयन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई है, एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या था, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से अटैक करता है। तो बच्चों एरोमेटिसिटी को फिर से रिगेन करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा, दैट्स वाई, तभी ये और ज़्यादा मोर स्टेबल हो सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर ये सकते हैं कि जो हमारा स्टेप नंबर थर्ड है, स्टेप नंबर थर्ड, वो हम लोग रिगेन कैसे कर सकते हैं एरोमेटिसिटी को फ्रॉम अल्फा कॉम्प्लेक्स। हम लोग कर सकते हैं रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस। अब ये रिमूवल ऑफ H प्लस कहाँ से करना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से करना है। अब अगर ये इस H को निकाल दिया जाए इसका इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलके बच्चों क्या बना लेंगे, फिर से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। ऐसे ही हमारा जब अटैक इस वाला ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों एरोमेटिसिटी क्या है, वो फिर से रिगेन कर ली है इसने, एरोमेटिसिटी रिगेन कर ली है। और सारे के सारे जो कार्बन हैं ये कैसे हैं, sp2 कार्बन है। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल पर ये पाई बॉन्डिंग अटैक करता है इलेक्ट्रॉन, और देन हमारा एरोमेटिसिटी ब्रेक होता है जिसको हम लोग अल्फा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या एरिनियम आयन बोलते हैं ड्यू टू द sp3 कार्बन। और देन फिर हम लोगों का H प्लस रिमूव हो जाता है और फिर से हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है विद द स्टेबलर स्टेबलर प्रोडक्ट विद द एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो फिर से एरोमेटिसिटी को अपना रिगेन करके ये एक प्रोडक्ट बना लेता है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है आर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और एक होता है पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये था हमारा मैकेनिज्म पार्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बात करेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन या फिर जनरल इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम लोग चाहे क्लोरीन को जोड़ें, चाहे हम लोग फ्लोरीन को जोड़ें, चाहे ब्रोमीन को और चाहे आयोडीन को। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन पहले से ले रहे हैं और उसमें हम लोगों को फिर से क्लोरीन जोड़ना है, तो हमको लेना पड़ेगा एक क्लोरीन गैस और साथ में हमको लेना पड़ेगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं या फिर FeCl3 भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने का, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ये। तो FeCl3 जो है वो Cl2 को किस तरीके से तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पर बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव, और हमारा ये जो बचा वो हो जाएगा Cl प्लस। तो हमको यही जनरेट करना था, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और ये बच्चों अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर और दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनाएगा ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन और दूसरा बनाएगा पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन। ये दो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और ये हमारा क्या होता है, मेजर होता है, और ये बच्चों कैसा होता है, माइनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है बच्चों कि ये पैरा क्यों मेजर होता है, ऑर्थो क्यों माइनर होता है। तो सारे एग्जांपल्स बताने के बाद बच्चों इसी क्वेश्चन पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी पार्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है नाइट्रेशन का।
नाइट्रेशन में सिमिलर रिएक्शन होती है। अगर हम सेम रिएजेंट की बात करें, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर हम लोग रिएजेंट जो लेते हैं वो HNO3 लेते हैं और साथ में लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, और ये दोनों मिलके कौन सा जनरेट करते हैं? अभी हम लोगों ने लिटरली बात करी थी कि ये है HNO3, H2SO4 में से H प्लस आएगा जो यहाँ पर H2O को रिलीज कराएगा और हमारा NO2 प्लस, यानी ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? NO2 प्लस। और ये फिर से ऑर्थो पर और पैरा पर सब्स्टिट्यूट होके प्रोडक्ट अपने देगा। इसमें मेजर कौन सा होगा बच्चों? ये वाला मेजर होगा पैरा, और जो हमारा ऑर्थो होगा वो माइनर होगा। तो ये रिएक्शन होती है हमारी नाइट्रेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर अटैक करेगा और देन रिमूवल ऑफ H प्लस यहाँ पर होगा, और देन हमको प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाम क्या होंगे इसके? इसका डायरेक्टली नाम भी हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या फिर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या फिर हम लोग उसकी जो हमारी IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1,2 जो भी हमारा पहले आता है क्लोरो और 2 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से भी हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नंबरिंग लगाकर। तो अब हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कौन सा है? सल्फोनेशन। तो बच्चों बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, बस हमको इलेक्ट्रोफाइल याद रखना होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। अभी हम लोग एक साथ सारे एग्जाम्पल फिर से कर देंगे विद इलेक्ट्रोफाइल। तो केवल हमको इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी हमको सेम काम करना है। तो बच्चों ये बार बार लिखने की झंझट हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या रिएजेंट यहाँ पर क्या लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिया जाता है ओलियम। ओलियम को हम लोग क्या कहते हैं? H2H2O7। बच्चे अगर इसमें याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है उनको, तो ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है H2SO4 कंसनट्रेटेड और प्लस SO3। जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो यही वाला हमारा ओलियम बनेगा। तो इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम। तो ये कैसे काम करता है? SO3 का जो ज्योमेट्री होती है वो ऐसी होती है, इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 में H प्लस आएगा और यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो ये जो बना बच्चों ये क्या है? HSO3 और इलेक्ट्रोफाइल। तो यही बच्चों दो बार हमारा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर अटैच हो जाता है। एक बार HSO3 यहाँ और एक बार मेजर ये होगा, माइनर ये होगा। ये हो गया हमारा सल्फोनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक एल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3Cl या फिर कोई RCl ले लेंगे और साथ में लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 जो हम लोगों ने लिया था। तो इन दोनों की जो रिएक्शन होती है उससे हम लोगों को क्या मिलता है? AlCl3 प्लस CH3Cl। तो यहाँ पर ये जो AlCl3 है वो Cl को विद देयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लेता है और बना लेता है AlCl4 नेगेटिव, और साथ में बनता है CH3 पॉजिटिव। ये बच्चों हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। और ये एल्काइल ग्रुप दो बार यहाँ पर अटैच हो जाता है, इसे बोलते हैं एल्काइलेशन। इसे क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन। ये मेजर पार्ट है और ये माइनर पार्ट है। तो इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली हम लोग बोल रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके साथ एक और रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो उसमें एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? आर। और एसाइल ग्रुप क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें एसाइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल हमको चाहिए होता है। तो हम लोग इस CH3 की जगह कौन सा ग्रुप ले लेंगे? इसकी जगह हम लोग ले लेंगे एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एनहाइड्राइड में भी हमको ये ग्रुप मिल जाता है। एनहाइड्राइड क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एनहाइड्राइड। तो इसमें भी बच्चों दो हमारे पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पर कौन सा ग्रुप बनेगा? तो ये हमारा बनेगा R और ये प्लस। तो यही हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। इसे बोलते हैं बच्चों एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लोगों ने कौन सी देखी? हम लोगों ने देखी क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। और सब में जो इलेक्ट्रोफाइल था क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये सारी हम लोगों ने रिएक्शन देखी। इसमें हम लोगों ने देखा हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो Cl+ था, इसमें था NO2 पॉजिटिव, इसमें था बच्चों HSO3 पॉजिटिव, इसमें था R पॉजिटिव और इसमें हमारा था R। अब यहाँ पर बच्चों Cl पॉजिटिव भी हो सकता है, Br पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे जितने भी हेलोजन है उसको हम लोग बोलेंगे हेलोजिनेशन। तो ये सारे हमको याद रखने हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा पर्टिकुलर हमारा इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था। तो इससे हमें हमारी जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स है वो बच्चों आपकी पक्की हो जाएगी। और कहीं पर भी, चाहे वो नीट एग्ज़ाम होता है, IIT होता है या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं, कहीं पर भी कुछ इस तरीके की रिएक्शंस आती हैं तो आपको तुरंत प्रोडक्ट आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। और उसमें जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो हेलो एरीन है, जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं, ये हम लोग क्लोरोबेंजीन मान लें, ये बच्चों क्या होते हैं? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। लेकिन हमारा जो Cl होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। तो ये जो Cl, ये जितने भी हेलोजन एटम हैं, Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, तो इन सबको बच्चों हम लोग कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई दिस ग्रुप्स हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स shows ortho and para substitution although they are deactivating groups. Yeah, in spite of showing deactivation on the ring, why they are known as ortho para directing groups. तो ये बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हैं और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी शो करते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने बच्चों डिटेल में बेंजीन की क्लास में, जो 11th क्लास का चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन, उसका जो लास्ट पार्ट है बेंजीन, उसके लास्ट
सब पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको और डिटेलिंग करनी है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप लोग बच्चों वहाँ पर रेफर कर सकते हो उस वीडियो को। तो क्यों यहाँ पर एक कंफ्यूजन केवल यहीं पर आता है कि जो हमारे हैलोजन ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। क्योंकि जब बच्चों ये ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, यहां से चार्ज को हटाएंगे, तो कैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा, अच्छा तो ये जो Cl ग्रुप होता है ये -I इफेक्ट दिखाता है और +R भी दिखाता है। -I मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जहां से जुड़ जाता है कार्बन से। और +R का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वाया डीलोकलाइजेशन वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचता है वाया सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं हम लोग -I इफेक्ट और इसमें देख लेते हैं +R इफेक्ट, दैट इज रिजोनेंस इफेक्ट, और यहां देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा वाया सिग्मा बॉन्ड काम करता है। तो ये जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और हल्का पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हल्का पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और यहाँ तक आते आते इसका इफेक्ट लगभग नल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो सबसे पहले जो कार्बन लगा होता है उससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, और धीरे 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 उसका जो नेक्स्ट कार्बन होते हैं वहाँ तक इलेक्ट्रॉन उसका धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो बच्चों ये डेल जो लगा है वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम बता रहा है, ज़्यादा नहीं बता रहा है यहाँ पर। अब अगर हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, तो रिजोनेंस में क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस पर चार्ज डोनेट करता है। तो जब +R ऐसे ग्रुप होता है तो 3 जगह पर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाता है, जो कि होता है ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स, जिसको हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं कैसे रिजोनेंस प्रक्रिया होती है। तो अब अगर हम इन दोनों पोजीशन को मर्ज करके देखें, इन दोनों पोजीशंस को मर्ज करके देखें। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ पर ये जो -I इफेक्ट दिखाता है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है +R इफेक्ट, केवल इन हैलोजन के केस में, सबके केस में नहीं। सबके केस में बच्चों +R इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन हैलोजन के केस में यहाँ पर इस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा यहाँ पर प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो अगर हम लोग देखें इन पोजीशन को, ये वाली पोजीशन, तो यहाँ पर इन दोनों को हम अगर मर्ज करके देखते हैं तो ये पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रही है। तो यहाँ पर अच्छा जब हम लोग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो हम लोग इन विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक जब देखते हैं तब हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा ग्रुप है या फिर मेटा ग्रुप है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बच्चों यहाँ पर इस पोजीशन पर अटैक करने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा पहले से इसने डीएक्टिवेट कर रखा है, क्योंकि पॉजिटिव ये भी है और पॉजिटिव ये भी है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ निगेटिव आया नहीं और ये पॉजिटिव पहले से ही यहाँ पर है। अब अगर हम लोग इस पोजीशन को देखते हैं तो इस पोजीशन पर इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने क्या कर दिया है, काउंटर किया हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की जो संभावना है इसकी वजह से वो बढ़ जाती है। अगर अब यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट है, लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कोई भी काउंटर इसने नहीं किया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, जबकि यहाँ पर इस पॉजिटिव का काउंटर इसने कर दिया है। तो दैट इज़ वाई इन दोनों के केस में ये वाला जो कार्बन है, ये ऑर्थो कार्बन, ये बच्चों ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब एक ये पोजीशन बचती है।
अब अगर हम लोग ये पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पर ड्यू टू रिजोनेंस नेगेटिव चार्ज है और ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव कम है, तो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी अटैक करेगा। तो इसलिए इस रिंग में केवल दो पोजीशन है जहां पर अटैक करने की संभावना है बाई इलेक्ट्रोफाइल, और वो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो आप लोगों ने देखा कि डीएक्टिवेटिंग होने की बावजूद, इन स्पाइट ऑफ शोइंग डीएक्टिवेशन ऑन द रिंग, दे शो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। अब एक सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वाई पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो प्रोडक्ट। यानी जो दो प्रोडक्ट हमारे बने, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना और दूसरा बनता है हमारा यहां पर पैरा प्रोडक्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर इसको मेजर हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल में बताया और इसको हम लोगों ने माइनर बताया। तो इसको भी हम लोग कुछ रीजंस के माध्यम से देख सकते हैं कि क्यों दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। तो रीजन नंबर अगर हम लोग 1 की बात करें तो फर्स्ट रीजन है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रोफाइल अटैक अगर बच्चों यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है तो जो समस्या है, यानी अगर हम Cl को के साइज की बात करें तो ये इतना बड़ा जो Cl लगा हुआ है तो इसके पास से अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इट इज ईजियर देन टू अटैक फ्रॉम दिस साइड। तो दैट्स वाई स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है। दूसरा अगर हम लोग रीजन देखें, दूसरा रीजन बच्चों आता है सिमेट्रिकल नेचर। जनरली अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हमारा जो आसपास की चीज़ें हैं, यानी जो भगवान ने हमारी चीज़ें बनाई हैं वो मोस्ट सिमेट्रिकल चीज़ें बनाई हैं। चाहे हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, चाहे हम आसपास के जो ग्रोन चीज़ें हैं, अपने फल हैं या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो जनरली हमारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सिमेट्री बच्चों इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है, सिमेट्रिकल नेचर का है, और यहाँ पर सिमेट्री नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए ये सेकेंड रीज़न भी पॉसिबल है कि हमारे मोर सिमेट्रिकल नेचर किस में आता है, पैरा प्रोडक्ट में आता है। और तीसरा और टेक्निकल रीजन अगर हम लोग बात करें तो हमारा यहीं से देखने को मिल जाता है कि हमारी दो पॉसिबिलिटी थी, एक ऑर्थो की और पैरा की अटैक होने की इलेक्ट्रोफाइल की। लेकिन जो ये पैरा प्रोडक्ट था, यहाँ जो पैरा पोजीशन है, ये ज़्यादा बच्चों इफेक्टिवली क्या है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम ऑर्थो पैरा के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑर्थो में चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि ये नेगेटिव को काउंटर कर रहा है ये इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि यहाँ पर काउंटर करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही वीक हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखें तो हमारा जो पैरा है वो ऑर्थो से क्या है, भारी है, 20 है। तो यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चंस थे, क्यों हमारे हैलोजन एटम डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी ऑर्थो और पैरा देते हैं, और दूसरा जो हमारा पैरा होता है वो क्यों मेजर होता है, इन दोनों का बच्चों आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो आज के पार्ट में हम लोगों का जो सेशन था वो यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स की। टिल देन बाय बाय, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।